हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो आपने इससे पहले जितने भी लेक्चर थे सर्कुलर मोशन के, आपने उनको अच्छे से एंजॉय किया होगा। ठीक है। और उन सब में क्या था कि काफ़ी बेहतरीन न्यूमेरिकल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जेई लेवल पर भी हम लोग जाकर के डिस्कस किए न्यूमेरिकल। ठीक है। और नीट लेवल पर तो वैसे भी आप समझना कि बेसिक बेसिक चुटकुला टाइप न्यूमेरिकल आता है। ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ठीक ठाक लेवल के सर्कुलर मोशन के वर्क एनर्जी पावर से कंबाइन करके पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर्कुलर मोशन के जो न्यूमेरिकल है 100% हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। कुछ न्यूमेरिकल तुमको वर्क एनर्जी पावर में भी मिलने हैं। ठीक है। तो जो वर्क एनर्जी पावर से कंबाइन होकर न्यूमेरिकल बनेगा उनको हम लोग वहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम लोग उनको डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है। बस आइडिया हम आपको दे देंगे, ऐसा नहीं मतलब बहुत हाई फाई न्यूमेरिकल बन जाता है, वो बेसिक सा न्यूमेरिकल वही बनता है। बस क्या वहाँ पर तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन और ये सारी बातें दुनिया करनी पड़ती हैं। ठीक है। बट अभी वो चीज़ डिस्कस करेंगे, वैसे न्यूमेरिकल यहाँ पर हम डिस्कस करें तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को चीज़ें क्लियर ना हो, तो बच्चे हो सकते हैं थोड़ा सा निगेटिव हो जाए कि यार ये चीज़ बहुत टफ है, बहुत हाई फाई लेवल होगी। वैसे हाई फाई लेवल होगा नहीं वो, जब वो टॉपिक तुम कवर कर लोगे तो उसमें तुम्हें ज़रा सा भी तकलीफ नहीं होनी है। ठीक है। तो बाकी तुम सर्कुलर मोशन का जो लेक्चर था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उन सबको देख लिया होगा। उन सब में तुम्हें जेई और नीट ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे। कहीं पर ऐसा नहीं कि हम मतलब बहुत ज़्यादा लेवल लेके चले गए हों, कहीं पर मतलब बहुत कम लेवल, ऐसा नहीं। एक मीडियम में हम लोग चल रहे थे। ठीक है। बहुत हाई फाई लेवल की हम लोग बातें नहीं की थी। जेई लेवल पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनमें से हमने कुछ आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन देखो सर्कुलर मोशन का बनता है, जेई लेवल पे बढ़िया न्यूमेरिकल वो फ्रिक्शन को कंबाइन करके बनाता है। अब वो न्यूमेरिकल फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड कैसे कैसे बन सकती है। हमने आपसे बोला जैसे मान लो कि एक रस्सी से एक ब्लॉक है मास का, इसको आपने बांधा और इसको आपने ऐसे घुमाया। ठीक है। घुमाने का मतलब कि यहाँ पर आज हम इसको लीनियर वेलोसिटी दे रहे हैं, ऐसे लीनियर वेलोसिटी इनसाइड। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कम से कम, या जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को कम से कम कितना लीनियर वेलोसिटी से हम घुमाएं ताकि जो ब्लॉक है अपनी जगह पर स्थिर रहे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने धागा बांध रखा है, धागे की जब बात आएगी तो यहाँ पर हम टेंशन वाली बात करेंगे। टेंशन कितना होगा, mv² r के बराबर। जो लेंथ ऑफ रेडियस है, लेंथ ऑफ थ्रेड है, वो धागे की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, म्यू यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं। अभी म्यू 0 है तो ये टेंशन बन जाएगा जब ये ब्लॉक टेबल पर रखा है और ब्लॉक ऐसे अंदर की तरफ वेलोसिटी इसके पास है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाए कि एक टेबल है, एक बढ़िया लेवल का जो न्यूमेरिकल जेई लेवल पे ऐसे बनता है कि एक टेबल मान लो, और इस टेबल को हमने इससे पहले हमने क्या किया था, टेबल पर यहाँ पर कि हमने एक ब्लॉक रख दिया था। ठीक, यहाँ पर कहीं एक ब्लॉक था एम मास का, और ये टेबल जो थी वो रोटेट कर रही थी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर ये टेबल v वेलोसिटी से घूम रही है, कांस्टेंट v वेलोसिटी से, कांस्टेंट v वेलोसिटी से, और यहाँ पर फिक्सन मान लो म्यू है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो टेबल है इस टेबल का न्यूनतम मिनिमम लीनियर वेलोसिटी क्या रखी जाए ताकि ये ब्लॉक अपनी जगह पर स्थिर रहे विद रिस्पेक्ट टू टेबल। ठीक है। रेडियस मान लो r है। अच्छा, तुम ये बात पहले जानते हो कि अगर टेबल घूमेगी तो फाइनली इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, बोलो बोलो, mv²r, ये बनेगा। फ्रिक्शन कुछ कब होगा, जब ये ब्लॉक टेबल के सापेक्ष कोई गति ना करे, मतलब टेबल के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का रिलेटिव वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0। समझ में आ रही बात। तो अगर फ्रिक्शन यहाँ पे इस दिशा में लग गया या इसके अपोजिट लग गया टेंजेंशियल, तो ब्लॉक में एक रिलेटिव मोशन आ जाएगा। तो फ्रिक्शन
का पर्पज यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन का पर्पज ये होगा कि फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग जाए। फ्रिक्शन कहाँ पर लग जाए, अंदर की तरफ, ताकि इस ब्लॉक को बाहर फेंकने से बचाया जा सके। तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है कम से कम, सॉरी, mv²/r जो है वो फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। फ्रिक्शन का जो अधिकतम वैल्यू क्या होगा बोलो, म्यू mg बराबर क्या लिखेंगे, mv²/r। मास से मास खत्म कर लो, v² बराबर क्या मिला बोलो, म्यू जी आर। तो v बराबर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट म्यू आर जी। ये होगा मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, ये जो मिनिमम वेलोसिटी, इस मिनिमम वेलोसिटी पर ब्लॉक टेबल के साथ घूमेगा। अब यही में क्वेश्चन देखो, हम ये कहें कि मान लो टेबल का एक कांस्टेंट लीनियर एक्सेलेरेशन है। जैसे इससे पहले आपने क्या बोला था, इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोबारा हम इसलिए करवा रहे हैं कि वहां पर हमने क्या किया था कि हमने इस टेबल को एंगुलर एक्सेलेरेशन दिया था और इसको एंगुलर वेलोसिटी दी थी। समझ में आ रही बात। आज हमने क्या कि इस टेबल को लीनियर वेलोसिटी दिया और हम इसको लीनियर एक्सेलेरेशन दे रहे हैं। समझ में आ रही बात। अब क्वेश्चन देखो, इसमें बढ़िया क्वेश्चन तब बनेगा जब ये कहा जाए कि टेबल इज मूविंग विथ कांस्टेंट लीनियर एक्सेलेरेशन ए, दिस टेबल इज रिवॉल्विंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन, और ब्लॉक हमने चलो यहां पे रख लिया। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करिएगा। आर रेडियस में हमने इसको आर डिस्टेंस पे ब्लॉक को रख दिया एम मास, और सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। हमने इसमें एक क्वेश्चन पहले किया था कि इस टेबल को ओमेगा से घुमाया, तो उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि ओमेगा का कम से कम वैल्यू कितना होगा ताकि ब्लॉक इस टेबल के साथ घूमता रहे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बना कि अगर हम इस टेबल को कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन से घुमाएं तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन के हिसाब से एक ओमेगा फिर से आएगा। तो क्वेश्चन ये था कि ओमेगा का वह मान बताओ जब हमने इसको कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन से रोटेट करवाया था। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा से इसको हमने रोटेट करवाया, तो ओमेगा का वह मान बताओ जिस ओमेगा पर ये ब्लॉक स्लिपिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, आज यहाँ पर ये क्वेश्चन हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन ये दे रहे हैं आपको कि अगर हम इस टेबल को लीनियर एक्सेलेरेशन ए से रोटेट करवाएं। लीनियर एक्सेलेरेशन क्या है इसका, ए है, कांस्टेंट लीनियर एक्सेलेरेशन ए। क्वेश्चन एक स्टेप और आगे हम जाएंगे। आफ्टर, क्वेश्चन इसमें लिख रहे हैं हम लोग, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग। ठीक है, कितने समय के बाद ब्लॉक स्लिप करना शुरू कर देगा। समय तुम्हारे पास है 1 मिनट का, स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। चलिए, इसको कर लिया होगा, आंसर मैच करवाइएगा। ये सब न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं। बस क्या था कि इससे पहले हमने एंगुलर वेलोसिटी दी थी और पूछा था किस ओमेगा पर ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और आज हम ये पूछ रहे हैं कि किस टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद ये ब्लॉक स्लिपिंग स्टार्ट करेगा। इनिशियल जो वेलोसिटी थी टेबल की 0 है। ठीक है, चलो हम सबसे पहले टेबल से पूछते हैं, टी टाइम बाद टेबल का क्या सिचुएशन रहा होगा। देखो, टी टाइम बाद टेबल रोटेट कर रही है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट जहां पर हमने ब्लॉक रखा है, ये पॉइंट एक तरह से दो काम कर रहा है, एक घूमने का और एक तरह से चलने वाला। मतलब इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होगी, साथ में एंगुलर वेलोसिटी भी। टी टाइम बाद v बराबर क्या लिखेंगे, u प्लस at लिखोगे। u इनिशियल कितना 0, v बराबर क्या लिखेंगे, at लिखेंगे। चलो ये बताओ कि टी टाइम बाद टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितना होगा, ac।
बराबर क्या लिखें बोलो, वी स्क्वायर बाई आर। ये जो रेडियस है जहां पर पार्टिकल रखा था वो रेडियस आर है। क्या बना बोलो, ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई आर। ए टी कितना होगा, ए टी पहले से हमको दिया हुआ है, ठीक है। ए टी बराबर ए हमको पहले से क्वेश्चन में गिवन है। अब ये क्वेश्चन बढ़िया तब बनता है जब इसको हम अल्फा कहते हैं। एक मिनट एक काम करो, इसको तुम अल्फा मान लो। हमने इसको अल्फा अल्फा से घुमाना शुरू किया है, तो ए टी यहाँ पर ए नहीं होगा, ए टी क्या बन जाएगा, आर इंटू अल्फा, ठीक है। ए नेट की बात करें तो ए नेट कितना होगा, अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। कितना बनेगा बोलो, ये कितना बनेगा। अच्छा यहाँ पर तुमको अब अल्फा दिया है तो अल्फा फिट करना है यहाँ पे। तुम ये बात जानते हो कि जो ए होता है ए है कि ए टी होता है, ठीक है। तो ए टी बराबर क्या होता है, आर इंटू अल्फा। तो यहाँ से v बराबर क्या मिल जाएगा हमको, आर इंटू अल्फा इंटू टी। यहाँ पर इसको चेंज करें, वी स्क्वायर बराबर क्या मिला बोलो, आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई आर। तो फाइनली क्या मिला, आर स्क्वायर की जगह पर आर आएगा, आर इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा ए सी। और ए टी यहाँ पर कितना बनेगा, आर इंटू अल्फा। तो ए नेट बोलो कितना आया, ए नेट बोलो कितना आएगा, रूट ऑफ ए टी स्क्वायर दैट इज आर इंटू अल्फा, आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और ए सी कितना बोलो, आर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, आर स्क्वायर टी की पावर 4 अल्फा की पावर 4, ठीक है। एफ नेट की बात करें तो एफ नेट कितना होगा, मास इंटू ए नेट। बोलो मास इंटू ए नेट में ए नेट का डाटा रखो, अंडर रूट आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टी की पावर 4 अल्फा की पावर 4। ये जो एम नेट है, ये एम नेट और एफ नेट जो है हमारा, एफ नेट किसने दिया है, ये जो टेबल रोटेट करे विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, उससे ए नेट आया होगा। अब अगर ब्लॉक यहाँ पे रखा जाए, इस ब्लॉक से पूछा जाए कि तुम अगर टेबल के साथ चलना चाहते हो तो जैसी कहानी टेबल की वैसी कहानी ब्लॉक की। अब टेबल की तो बात फिक्स है कि टेबल को कहीं ना कहीं से अल्फा मिला है, ब्लॉक को अल्फा कौन देगा, ब्लॉक को ए नेट कौन देगा, तो यहाँ पर उपस्थित फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करेगा, यहाँ पर ए टी और ए सी दोनों काम करेगा। इसमें से लगभग 80% क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो। बस वहां पर क्या था कि जो फ्रिक्शन था, हमने बोला कि जो फ्रिक्शन था वो ए सी भी देगा ए टी भी देगा, और उन दोनों का जो परिणामी होगा ए नेट के, ये वाला जो परिणामी बनेगा एम इंटू ए नेट, इसके इक्वल होगा। तो वहां पर आपने ओमेगा ढूंढा, तो यहाँ पर आज क्या ढूंढ रहे हो तुम, टाइम। जो नीड है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की, जो रिक्वायरमेंट है ये वाली एफ नेट, ये कौन पूरा करेगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का जो अधिकतम वैल्यू क्या होता है बोलो, म्यू एम जी। म्यू एम जी का वैल्यू, ये जो एम इंटू ए नेट है, इससे ज़्यादा या तो इसके बराबर, ठीक है। तो टाइम, चलिए हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो जो टी होगा यहाँ से निकल आएगा एम इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा पावर 4 टी की पावर 4, ठीक है। मास से मास खत्म कर लो, ये रूट यहाँ पर स्क्वायर कर लो, क्या बना, म्यू स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर बराबर क्या लिखे बोलो, आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4। क्या बनेगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। राइट हैंड साइड देखो क्या मिला, आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। अब उनसे पूछा कितने टाइम बाद ऐसा हुआ होगा, तो जो स्लीपिंग स्टार्ट हुई है आफ्टर दिस टाइम, तो टी कैलकुलेट कर लो। टी बराबर देखो क्या मिलेगा, टी की पावर 4 बराबर क्या मिला, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और बाई में क्या लिखें बोलो, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, अल्फा की पावर 4 है ये, ठीक है, अल्फा की पावर 4
बाई में क्या लिखें, आर स्क्वायर इंटू अल्फा की पावर 4। अब जो टी निकल के आया, इस टी की पावर क्या है, 4 है, तो टी बराबर क्या बन जाएगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, आर स्क्वायर अल्फा की पावर 4 इस पूरे की पावर 1/4। इतने टाइम के बाद जो ब्लॉक हमने सेंटर से आर दूरी पर रखा है, ये ब्लॉक इतने टाइम के बाद स्लिपिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन, इसमें लगभग 80% चीज़ें आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, बस यहाँ पर ही टाइम वाली बात अलग से आ गई। ठीक है, इसको छाप लो 1 मिनट में। चलिए, इसको नोट कर लिया होगा। अब चलिए कुछ और थोड़ा सा वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। और इस चैप्टर का जो बेहतरीन न्यूमेरिकल है वो तभी बनता है जब उसमें फ्रिक्शन मिला दिया जाए। फ्रिक्शन मिलाने पर ही सर्कुलर मोशन का एक जे लेवल की प्रॉब्लम बन जाती है। और फ्रिक्शन भी ऐसा मिलाया जाए कि फ्रिक्शन जो है वो टेंजेंशियल और रेडियल दोनों एक्सीलरेशन दे, तब जाके बढ़िया क्वेश्चन बनता है। अगर केवल सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया या केवल टेंजेंशियल फोर्स दे दिया तो बेसिक सा न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो ये जो क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे ये कॉमन से क्वेश्चन रहता है। तुम जब 12th में जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलने हैं। तो मान लो अगर हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग को हमने क्या किया, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एक डिस्क है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, जब घुमाओगे तो इस डिस्क, ये जो रिंग है, इस रिंग का हर एक पार्टिकल कहाँ भागना चाहेगा, बाहर की तरफ। ठीक है, इस रिंग का रेडियस हमने मान लिया आर है। ठीक है, तो ये चीज़ फील करो कि अगर एक रिंग है, उस रिंग में मास भी है। ठीक है, उस रिंग को तुमने हॉरिजॉन्टल सर्कल पे रखा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख के उसके ऐसे ऐसे घुमा रहे हो। ठीक है, मतलब कि उसमें एक सर्कुलर मोशन तुमने डेवलप कर दिया। ठीक है, तो डिस्क ऐसे गोल गोल, सॉरी रिंग ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है। तो क्वेश्चन है कि जब तुम इसको ओमेगा से घुमाओगे तो इस रिंग में टेंशन कितना होगा, रिंग में टेंशन कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। समय तुम्हारे पास 2 मिनट का, इसको स्क्रीन पॉज करके एक बार सॉल्व कर लो, आंसर फिर मैच करवा लेना। ठीक है, चलिए आंसर आप मैच करवाना। ये बात तुमको पहले से पता है कि जो टेंशन होता है हमेशा अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या अलोंग द लेंथ ऑफ वायर, जो भी आप इसको मान लें। ठीक है, तो अगर हम ये स्ट्रिंग की एक गोला मान ले, एक मतलब एक रस्सी का ही मतलब हमने एक सर्कल बनाया है और रस्सी मास है, इस रस्सी में जो है, इस रिंग में क्या है, मास है। ठीक है, तो हमें टेंशन निकालना है। तुम ये बताओ सबसे पहले, टेंशन एक छोटे से एलिमेंट में आप देख लो। पहले एक छोटा सा एलिमेंट हमने चूज किया, ठीक है, ये एंगल मान लो है डी थीटा, ये एंगल है डी थीटा। ये छोटा सा पार्ट आप चूज कर लो, इस छोटे से पार्ट का टेंशन तुम्हें निकालना है। ठीक है, ये जो पार्ट है इसका टेंशन निकालना है और वही रिंग का टेंशन आ जाएगा। ठीक है, टेंशन किसी पॉइंट का डिसाइड हो जाता है एक बार, और टेंशन डिसाइड होने के बाद फिर वो उसी पूरे धागे का या पूरी रस्सी का टेंशन सेम हो जाता है। इसको जूम करके देखो, तो जूम करने पर ऐसा फिगर बना होगा। ठीक है, ऐसा फिगर। और सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जो टेंशन होता है हमेशा अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ। ठीक है, ऐसे। अच्छा, ये जो आपने एलिमेंट सोचा है, इसका थिकनेस मान लो, इसकी जो लेंथ है डीएल है, और रेडियस यहाँ पर पहले से पता हमको स्मॉल आर गिवन है। स्मॉल आर क्या है, रेडियस। ठीक है, ये एंगल कितना सोचा है, डी थीटा। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ये बताओ कि जो टेंशन होगा इस एलिमेंट में, वो अलोंग द लेंथ ऐसे बना होगा, ये टी ऐसे बना होगा,
और अलोंग द लेंथ टी ऐसे आया होगा। अब इस टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक मिनट थोड़ा फिगर और बड़ा बनाते हैं। इसको आपने क्या किया, ज़्यादा जूम कर दिया है ना, इसको हम लोगों ने ज़्यादा जूम कर दिया। ये लेंथ जो है पार्ट का डीएल है और ये टोटल एंगल कितना हमने सोचा डी थीटा, ठीक है। ठीक है, ये डी थीटा है, तो ये चलो टोटल ऐसा काम करो कि ये वाला, केवल ये वाला पार्ट तुम डी थीटा मानो, इस साइड भी क्या बन जाएगा डी थीटा, ठीक है। और अब तुमको ये पता है पहले से जो टेंशन होगा अलोंग द लेंथ ऐसे बना होगा, इस टेंशन के यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। अच्छा डी थीटा है तो ये वाला कितना होगा डी थीटा, ये डी थीटा, तो ये वाला एंगल बोलो कितना होगा डी थीटा। समझ में आ रही बात? अच्छा ये जो टेंशन है ये डी थीटा है, तो ये जो टेंशन बना होगा इस रेडियस के परपेंडिकुलर ये क्या बन जाएगा 90 माइनस डी थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा फाइनली, है ना। इस टी का ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, इस टी का ये कंपोनेंट क्या बनेगा टी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट क्या आएगा टी साइन थीटा। ऐसे साइड देखो, इस साइड देखो, इस टी का ये वाला टुकड़ा क्या बनेगा टी, ये एंगल भी थीटा आया होगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा टी साइन थीटा और ये वाला क्या बनेगा टी कॉस थीटा। जब तुम रिंग को घुमाओगे तो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा वो बाहर की ओर, ठीक है, कितना बनेगा डी एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा डी एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, नीचे लगने वाला टोटल 2t साइन डी थीटा, ठीक है। ये डी थीटा है साइन डी थीटा, इसको भी चेंज कर लो साइन डी थीटा। तो एक बात तुम देखो यहाँ पर टी कॉस थीटा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचे क्या तुम्हारे पास 2t साइन डी थीटा। और ये बात तुमको पहले से पता है कि जो बाहर फेंकने वाला फोर्स है डी एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये सब आपस में बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। डीएम बराबर क्या लिखोगे बोलो, डीएम बराबर क्या लिखोगे, इस रिंग का मास m ले लो और चाहे तो लेमडा के जी पर मीटर, लेमडा के जी पर मीटर, तो डीएम बराबर क्या बन जाएगा लेमडा इंटू डीएल, ठीक है। और डीएल बराबर क्या बनेगा बोलो, आर इंटू 2d थीटा। अरे भाई ये बात तुमको पता है ना कि जो एंगल होता है 2d थीटा ये होगा आर्क बाई रेडियस, तो आर्क कितना है डीएल, रेडियस कितना है आर, तो डीएल बराबर क्या बन जाएगा आर इंटू 2d थीटा, ठीक है। चलो डीएम को रिप्लेस कर लो, डीएम बराबर क्या बना लेमडा इंटू 2r इंटू डी थीटा। अब ये सब डाटा यहाँ पे रिप्लेस कर लो, 2t साइन डी थीटा इज इक्वल टू डीएम, डीएम बराबर क्या लेमडा 2r डी थीटा, और यहाँ पर क्या पहले से बैठा r इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये तुमको पहले से पता है कि एंगल तो बहुत छोटा हमने चूज किया, ये देखने में भले ही बड़ा दिख रहा है तुमको फिगर, बट ये बहुत छोटा फिगर है, एक एलिमेंट जब चूज करते हैं बहुत बहुत छोटा एलिमेंट होता है वो, ठीक है। तो चूंकि एलिमेंट छोटा है तो यहाँ पर साइन थीटा बहुत कम होगा, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा जो बनता है वो थीटा के बराबर, मतलब 2t डी थीटा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 2 लेमडा आर डी थीटा ओमेगा स्क्वायर, डी थीटा खत्म, 2 से 2 खत्म, तो टेंशन कितना आएगा बोलो लेमडा आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये टेंशन का फार्मूला आ गया एक तरह से, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब अगर ये कहा जाए कि रिंग चार्ज है, थोड़ा सुन लो, जो बच्चे आगे चल के 12th में पहुंच जाएंगे
तो 12th वाले बच्चों को पहले से हम आइडिया दे दें कि यही क्वेश्चन आपको दोबारा मिलेगा। ये कहा जाएगा तुमसे कि एक रिंग है और इस रिंग पे चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू, और टी सेंटर पर एक है कैपिटल प्लस क्यू, ठीक है, ये स्मॉल लेटर में है, ठीक है, ये प्लस क्यू है चार्ज इस पे ऐसे। और तब भी तुमसे कहा जाएगा कि इस रिंग में टेंशन क्या होगा यदि इस रिंग को हम कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर तुमने देखा कि केवल और केवल टी साइन थीटा मिल करके डी एम आर ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस कर लिए। अब आज की डेट में ऐसा नहीं होगा। आज की डेट में होगा क्या कि बाहर की तरफ पहले से ये चार्ज कैसे हैं, प्लस के हैं, इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन। जब रिपल्सन होगा तो आप यही फिगर दोबारा देखो, इस फिगर को अगर हम साइड में ऐसे बनाएं तो तुमको एक चीज़ पहले से पता है कि प्लस और प्लस के बीच क्या होता है, रिपल्सन। प्लस प्लस के बीच क्या होगा, रिपल्सन। यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा है और इसमें कुछ चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब ये बात तुमको पहले से पता है कि इस एलिमेंट में जो चार्ज आएगा स्मॉल डी क्यू, उस डी क्यू चार्ज पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा होगा, बाहर की तरफ। कितना लग रहा होगा कि कैपिटल क्यू स्मॉल डी क्यू, और बाई में इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। और बताओ प्लस में क्या बन जाएगा, अगर आप इसको घुमा भी रहे हैं साथ में ओमेगा से, और क्या आएगा, डी एम आर ओमेगा स्क्वायर। जैसे आपने यहाँ पर किया था, जो टेंशन थे उन टेंशन का एक कंपोनेंट जो वर्टिकल बन रहा था वो कैंसिल आउट हो जा रहे थे, हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल आउट हो रहे थे। तो वर्टिकल में आज भी कितना बन जाएगा, देखो यहाँ से टी साइन डी थीटा, ये वाला क्या बन जाएगा, टी साइन डी थीटा, और हॉरिजॉन्टल वाले टेंशन आपस में कैंसिल आउट। तो रिंग में जो ओवरऑल टेंशन बनता वो कौन सा टेंशन बनेगा, जो अंदर की तरफ फोर्स बन रहे हैं ना उनके द्वारा बनेगा, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, इसमें तुम्हें ये करना है कि 2t साइन डी थीटा इज इक्वल टू के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस डी एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। ये वाली बात तुम पहले जानते हो, इसको तुम रिप्लेस कर सकते हो। डी क्यू बराबर क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज लेमडा कूलम पर मीटर, ठीक है। ये चार्ज डेंसिटी है, मास डेंसिटी मास मान लेते हैं यहाँ पे लेमडा केजी पर मीटर, ठीक है। ये मास डेंसिटी और ये क्या है, चार्ज डेंसिटी, लेमडा कूलम पर मीटर, ठीक है। और ये क्या है, लेमडा केजी पर मीटर। तुम यहाँ से डी क्यू रिप्लेस कर सकते हो। डी क्यू बराबर क्या बनेगा, ये जो लेंथ है कितना है, डीएल, क्या बन जाएगा बोलो, लेमडा इंटू डीएल। ऐसे डी क्यू रिप्लेस कर लोगे। डीएम कैसे रिप्लेस किया गया उसका तुम्हें कैलकुलेशन पहले से आता है। अब डी क्यू बस तुमको रिप्लेस करना था, डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डीएल। डीएल बराबर देखो यहाँ से रिप्लेस करो आर इंटू 2d थीटा, ये डी क्यू आ गया। तो आप ये समझो कि क्वेश्चन का जो लेवल है जे लेवल पे ऐसे जा सकता है कि एक रिंग थी, चार्ज थी, और उसको आपने कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करवाया, घुमाया, और सेंटर पे चार्ज हमने बैठा दिया प्लस क्यू, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर ये प्लस क्यू और प्लस क्यू क्या करेंगे, इनके बीच का रिपल्सन। समझ में आ रही बात। अब अगर रिपल्सन होगा तो इसमें टेंशन और ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है। अब यहीं पर जैसे मान लो अगर हम ये कहें कि रिंग को हम घुमा ही रहे थे और हमने इसको क्या किया, अंदर वाले को माइनस क्यू मान लिया। जब माइनस क्यू मानोगे तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स जो अभी जो बाहर लग रहा था के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, अब कहाँ पर लगना शुरू हो जाएगा, अंदर की तरफ, ठीक है। तो इक्वेशन थोड़ा उल्टा हो जाएगी। अभी तुम क्या करते, के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस डी एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये किससे बैलेंस होता है, 2t साइन डी थीटा से। अब कहानी क्या बन जाएगी, 2t साइन डी थीटा प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर बराबर डी एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि तुमसे मतलब सिर्फ 11th का ही टॉपिक में 11th का ही क्वेश्चन बनाएगा। वो 11th के टॉपिक में या कैसे कह सकते हैं 12th के टॉपिक में अगर बढ़िया क्वेश्चन बनाना उसको, तो 12th के टॉपिक में गारंटीड वो 11th का कुछ ना कुछ क्वेश्चन डाल देगा, मेथड डाल देगा। अब ये तुम पढ़े सर्कुलर मोशन, बट इसमें क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। मतलब एक तरह से क्वेश्चन जो बनता है जे लेवल पे ऐसे ही बनता है। सिंगल टॉपिक बेस्ड न्यूमेरिकल कभी नहीं मिलना तुमको,
ठीक है, तो इसको एक बार छाप लो अच्छे से। और ये पॉइंट भी अगर आपको पहले समझ में आता है कि 12th आप पास आउट बैठे हो तो ये चीज़ तो आप समझ सकते हो। तो ये क्वेश्चन देख लिया, इसमें 11 12 दोनों कंबाइन करके जेई का बढ़िया क्वेश्चन तुमको बना के देगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते फिर हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वैसे टॉपिक में कुछ है नहीं, जो तुम 11th क्लास में पढ़ते हो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया, बैंकिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, स्किडिंग ऑफ कार, ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। बाकी आप सोचे कि वो टॉपिक पढ़ के जेई लेवल की बात कर पाओगे, असंभव है वो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे इस पे उतना ही आपका मतलब टॉपिक मजबूत होगा। चलिए एक छोटा सा चुटकुला, छोटा सा एक चुटकुला। ऐसे मान लो कोई कोई एक कर्व सरफेस है और इस कर्व सरफेस का जो सेंटर है यहाँ पर कहीं, ठीक है, यहाँ पर कहीं सेंटर है और यहाँ पर एक ब्लॉक है। एक बढ़िया क्वेश्चन है बट ज़्यादा टफ नहीं कह सकते इसको। ठीक है, एम मास का ब्लॉक यहाँ पे रखा गया और ये जो सरफेस है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वाला सरफेस, एंगल थीटा ही है। क्वेश्चन है कि इस ब्लॉक को हमने क्या किया कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी v दे करके टुवार्ड सेंटर ऐसे हमने भेज दिया, टुवार्ड ऐसे। क्वेश्चन है कि जब ब्लॉक को आपने ये लीनियर वेलोसिटी v दिया इस टाइम पे, इसी टाइम पर इस पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना बन रहा। क्वेश्चन समझना कि एम मास का ब्लॉक था, रफ सरफेस पे थीटा डिग्री पे रखा था, इसको हमने क्या किया, वी वेलोसिटी दे करके हमने इसे फेंक दिया। ठीक है, वी वेलोसिटी देकर इसे फेंका, तो इस ब्लॉक पर इसी टाइम पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या बन रहा। स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, आंसर मैच करो। बढ़िया क्वेश्चन है ये, चलिए आंसर मैच करवाइएगा। सबसे पहले आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो। mg वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा होगा, mg वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है, ऐसे नॉर्मल ऐसे बन रहा होगा, नॉर्मल ऐसे। इस mg का ये एंगल थीटा होगा, इस mg का ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, mg कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, mg साइन थीटा। ठीक है, चलो बताओ फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, पीछे। फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे। ठीक है, ठीक है, mg कॉस थीटा, mg साइन थीटा। नॉर्मल कितना होगा, इसको ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को सर्कुलर पाथ पे कौन चलाना चाह रहा होगा, कोई ना कोई तो होगा, नॉर्मल। बाहर कौन फेंकना चाहेगा, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल कितना होगा बोलो, एम वी स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ सर्कल। ये रेडियस ऑफ सर्कल हमको गिवन है। चलो बताओ नॉर्मल का वैल्यू क्या बनेगा। सबसे पहले नॉर्मल का वैल्यू बनेगा इस टाइम पे एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ये बनेगा। नॉर्मल का वैल्यू क्या बना, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी बाई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, चलो अब ये बताओ ये ब्लॉक नीचे जा रहा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर बन रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। अच्छा एटी का ऐसे बन रहा होगा, जो नेट एक्सीलरेशन नेट फोर्स बनेगा एलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ सर्कल वो क्या बन जाएगा, एटी। तो एटी कौन देगा, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर एम इंटू एटी। एम जी साइन थीटा माइनस एफ का वैल्यू बोलो म्यू इंटू एन बराबर एम इंटू एटी। चलो ये बताओ एन का वैल्यू क्या है, यहां से डाटा रख के देखो म्यू इंटू
एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर एम इंटू ए टी। देखो एम ने एम को मार दिया है ना, एम ने एम को मार दिया, तो एम ने एम को मार दिया, बचा क्या देखो यहाँ पे जी बचेगा, जी साइन थीटा, म्यू अंदर भेजो, मू नहीं म्यू कह रहे हैं भाई, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर बराबर 80। खेल खत्म। 80 तो पूछा था, सुंदर सा इसको लिखना है, तो इसमें से जी कॉमन ले लो, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा इस टाइम पे दैट इज जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर। ये सब क्वेश्चन बेहतरीन लेवल के होते हैं, समझ में आ गए तो अच्छी बात, ना समझ में आई तो और अच्छी बात, ठीक है। और समझ में पहली बात तो आनी, क्योंकि तुम फिजिक्स से पढ़ रहे हो चौहान सर से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा चुटकुला और देते हैं तुमको, इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से। क्वेश्चन जैसे मान लो टेबल है, ये एक टेबल है और इसके ऊपर हमने क्या किया कि एक इंक्लाइन सरफेस ऐसे बनाया, एक इंक्लाइन सरफेस ऐसे, ठीक है, ये इंक्लाइन सरफेस, और ठीक है इंक्लाइन सरफेस है, ये जो टेबल है राउंड शेप में, क्वेश्चन है कि इस टेबल को हम कम से कम किस न्यूनतम कोणीय वेग से घुमाएं, ताकि यहां पर एक ब्लॉक जो हमने रखा, ये ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इस वेज के ऊपर, ये जो है ना, इसको हम कहते हैं हिंदी में वेज, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, वेज। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर म्यू दिया है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। विद व्हाट मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी should be rotated this table so that the block placed on wedge will remain stationary। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये, will remain stationary over the wedge। स्क्रीन पॉज करो, एक बेहतरीन न्यूमेरिकल है, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक इसमें, बैंकिंग ऑफ रोड या बिल्डिंग ऑफ साइकिलिस्ट की, बट इसको तुम लोग एक बार ट्राई करो अच्छे से, बेहतरीन न्यूमेरिकल है। चलिए आप इसको ट्राई कर चुके होंगे, आंसर मैच करवाइएगा। आप एक काम करो, ये जो ब्लॉक और ये वेज है, इसको आप बाहर निकाल लो, इसको हमने बाहर निकाला तो कुछ ऐसा फिगर बना, ठीक है, ये एंगल थीटा दिया है, एक बेहतरीन न्यूमेरिकल। और थोड़ा जल्दी हम लोग करते हैं क्योंकि नया टॉपिक शुरू करना है, और नए टॉपिक का नाम आपको पहले से अनाउंस कर दिया गया है ना। यहां पर ब्लॉक रखा है ऐसे, तुम इमेजिन करो कि जब इसको तुम घुमाओगे जोर जोर जोर, तो फाइनली इस पर क्या लग जाएगा, एक स्यूडो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, बाहर की तरफ, कितना लग रहा होगा। अच्छा, ये जो रेडियस है ना, ये अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इस वाले ब्लॉक की, वो रेडियस ऑफ सर्कल हमको पहले इस क्वेश्चन में गिवन था, स्मॉल आर क्वेश्चन में गिवन है। तो ये बात तुम पहले जानते हो कि जो एम मास का ब्लॉक है, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर ऐसे लग रहा होगा, कितना, बोलो कितना, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एम जी नीचे नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे बन रहा होगा, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो कुछ रंग बिरंगा फिगर बनाते हम लोग।
ये थीटा बना, तो बोलो ये वाला एंगल कितना बना, थीटा। ये कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये क्या बन जाएगा, थीटा। ठीक है, इस एन का टुकड़ा यहाँ पर बोलो एन साइन थीटा, ये वाला टुकड़ा बोलो एन कॉस थीटा। ठीक है, अभी फ्रिक्शन भी तो आएगा। हमसे ये ओमेगा मिनिमम पूछा है, ओमेगा मिनिमम। अच्छा, अगर इसको हम ना घुमाए तो जो वेज है इस वेज पर ब्लॉक नीचे ऐसे स्लाइड करेगा, ऐसे नीचे, तो फ्रिक्शन कहाँ बन रहा होगा, ऊपर। फ्रिक्शन कहाँ बन रहा होगा, ऊपर। ठीक है, फ्रिक्शन ऐसे बनना होगा ऊपर। ठीक है, ये बनेगा फ्रिक्शन, जो कि होगा कितना, म्यू इंटू एन। इस फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट आया होगा इस साइड, है ना, इस साइड एक कंपोनेंट आया होगा, कितना, बोलो बोलो बोलो, ये थीटा, तो ये एंगल बोलो कितना बन गया, थीटा। ठीक है, अच्छा, इस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट क्या बन जाएगा, म्यू एन, क्या बना बोलो, म्यू एन कॉस थीटा। फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट म्यू एन कॉस थीटा, और इस साइड क्या बन जाएगा बोलो, म्यू एन साइन थीटा। अब चूंकि ब्लॉक को रोकना है तो ब्लॉक तभी रुकेगा जब ब्लॉक पर टोटल फोर्स ओवरऑल कितना हो जाए, जीरो। जीरो करते हैं। mg के उल्टा क्या क्या दिख रहा, mg के अपोजिट जो भी दिख रहा वो सभी mg को बैलेंस करने में खर्च हो जाएंगे। इन साइन थीटा के अपोजिट क्या दिख रहा, एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस म्यू एन कॉस थीटा। बस क्या करना है, ब्लॉक को रोकना है, तो रोकने का मतलब कि बॉडी या ब्लॉक पर टोटल फोर्स कितना होना चाहिए, along x एक्सिस along y एक्सिस शुड बी फोर्स जीरो। ठीक है, चलो डाटा रखो यहाँ पे, बोलो इन साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा भाई, इन साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस म्यू एनो, म्यू एनो, बोलो म्यू एन कॉस थीटा। ठीक है, म्यू एन कॉस थीटा, ये म्यू एन कॉस थीटा इस साइड लाओ, एनो साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर। कहानी नंबर 1, एम जी को उल्टा क्या दिख रहा है, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा, लिख लो एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा बराबर किसके बोलो, एम जी के। कहानी नंबर 2, खेल खत्म। इनको डिवाइड करो, डिवाइड करने पर देखो एन कॉमन है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट, एम से एम खत्म, ऊपर क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, बाय में क्या बना बोलो, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब बोलो क्या मिलेगा, आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी मिलेगा। ओमेगा तुमको बताना है, तो ओमेगा बराबर देखो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर जी बाई आर, अंदर क्या है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और बाई में क्या बनना बोलो, बाई में क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये ओमेगा, और जब ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा कैसा बनेगा, अंडर रूट। ये आपने क्या कैलकुलेट किया, मिनिमम। अब यहीं पर लगे हाथ हम ये तुमसे पूछा है कि बताओ ओमेगा मैक्सिमम क्या होना चाहिए, ओमेगा मैक्सिमम। अब ओमेगा मैक्सिमम का मतलब क्या है कि जब तुम एंगुलर वेलोसिटी टेबल की बढ़ाओगे तो होगा क्या, ये ब्लॉक और ये जो वेज है ये साथ साथ घूम रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स देखो यहाँ पर म्यू इंटू एन, ये म्यू इंटू एन क्या करेगा, अच्छा एन का वैल्यू देखो क्या बन रहा है, अगर हम एन के वैल्यू की बात करें तो एन डिपेंड्स ऑन ओमेगा। अगर आप देखोगे ये वाला जो एन है ये ओमेगा पर डिपेंडेंट पैरामीटर है, समझ में आ रही बात। अब ओमेगा बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, एन का वैल्यू बढ़ेगा मतलब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, जो स्यूडो फोर्स होगा, जैसे एम आर ओमेगा स्क्वायर है, इसका भी कंपोनेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं, करने के आपके पास कई तरीके। एम आर ओमेगा स्क्वायर का कंपोनेंट ये बनता, एक कंपोनेंट ऐसे बनता,
तो एम आर ओमेगा स्क्वायर का कंपोनेंट क्या करता, ब्लॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश करता, और जैसे ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो बस डायरेक्शन चेंज होगी फ्रिक्शन की, बाकी सारी बातें एज इट इज होंगी। तो जब भी तुम्हें मैक्सिमम की बात करनी हो तो जो मिनिमम तुमने कैलकुलेट किया उसमें क्या करना है, माइनस को प्लस में करना, प्लस को माइनस में। तो मेगा मैक्स कितना आएगा, अंडर रूट जी बाई आर, अंदर बोलो क्या लिखोगे, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और बाई में क्या लिखें बोलो, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बस चेंज होनी है। अब इसको अगर तुम्हें चेंज करना इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, तो इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर लो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, ये म्यू बचेगा, ये वन बचेगा, ये म्यू टेन थीटा। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको आप छाप लो जल्दी से और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक हमारा बैंकिंग ऑफ रोड और बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड या बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। ये बात तुम पहले ही जानते हो कि अगर मान लो कोई सड़क है सीधी है तो वहां पर तुम अपने आप को बेंड करवा के नहीं चलते हो, सीधा तुम चलते चले जाते हो। बट अगर कहीं पर मान लो एक टर्न है, जैसे मान लो ये सीधी सड़क थी और ये जो सीधी सड़क थी कुछ पार्ट इसका सर्कुलर पाथ है, ये वाला। ठीक है, अब इस सर्कुलर पाथ पे तुम्हें अपने आप को मोड़ना है, तो मोड़ने के लिए क्या करते हो, साइकिल है तो साइकिल को थोड़ा सा, जैसे साइकिल मानो इमेजिन करो ये साइकिल सीधी जा रही थी और यहाँ पर एक टर्न आया, इस टर्न पर अपने आप को मोड़ने के लिए साइकिल वाला क्या करेगा, ये साइकिल जा रही देखना, ये साइकिल सीधा आ रही थी, जब ये टर्न पे जाएगी तो साइकिल अपने आप को थोड़ा सा ऐसे बेंड करवा के मोड़ेगी। ठीक है, अब बेंड क्यों करवाना पड़ा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा जैसे बाइक है, बाइक वाला भी क्या करेगा, बाइक सीधा जा रहा था, फिर जैसे टर्न आया तो उस टर्न पर क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा बेंड किया, और जो बेंड करने का जो एंगल है वर्टिकल से सबके लिए अलग अलग। अब तुम पैदल जाओगे, पैदल जाते इसमें थोड़ी ना हो कि तुम ऐसे अपने आप को झुका करके मोड़ोगे। ठीक है, साइकिल वाली बात, साइकिल की रफ्तार थोड़ा ज़्यादा होती है पैदल चलते समय। ठीक है, पैदल चलने से साइकिल की रफ्तार ज़्यादा होती है। वहीं पर तुम तेज़ दौड़ते हुए आओ, तो जब तेज़ दौड़ते हुए आओगे तो सड़क पर वो जो कर्व है, टर्न है, वहाँ पर तुम भी अपने आप को थोड़ा झुकाओगे, बट पैदल चलते समय ऐसा हम लोग नहीं करते। तो साइकिल की रफ्तार अगर हम कंटिन्यू बढ़ाते जाएं तो जो साइकिल है, ये वाली साइकिल झुकेगी झुकेगी झुकेगी, ऐसे झुकती चली जाएगी। तुम ये बात गौर करना, जब तुम कभी रेसर्स देखते हो जो बाइक वाइक चलाते हैं, वो रेसर्स क्या करते हैं, जो घुटने होते हैं ना पैर के, उनमें एक मजबूत सा मतलब जो है वो पहन लेते हैं, पैड टाइप, जैसे क्रिकेटर होता है ना पैड पहनता, तो घुटने के ऊपर जो है मजबूत सा प्लास्टिक का फाइबर का पहन लेते हैं। और उनकी जो बाइक की रफ्तार होती है लगभग 100-125 ऐसी रफ्तार होती है। अब उतनी रफ्तार में भाई साहब उनको क्या करना है, सड़क पर अपने आप को मोड़ना है। तो मोड़ने के लिए क्या करते हैं, साई जो बाइक होती है ना, उस बाइक को इतना बेंड करवाते हैं कि उनका जो पैर का घुटना होता है ना, ये जो घुटना है पैर का, ये पैर का घुटना वो जमीन को बिल्कुल छू जाता है। ठीक है, हालांकि उनको फिजिक्स नहीं आती, बट फिर भी उनको ये बात पता है पहले से कि अगर हमें यहाँ पर टर्न से मुड़ना है तो हमें अपने आप को बेंड करना ही पड़ेगा। अब बेंड हम कर सकते हैं तो ठीक है, अब अगर हमारे पास कार है तो कार को बेंड करवा नहीं पाएंगे कि कार भाई सब जा रही, तो उसको तुमने क्या किया कि दो पहिए जो ऐसा तान दिए एयर में, दो पहिए जमीन पर, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो सड़क होती है, हाईवे होता है, तो उस हाईवे पर मान लो कहीं ना कहीं टर्न जरूर होता है, तो उस टर्न पर हाईवे को देखना, जैसे हाईवे था सीधा जा रहा था और यहाँ पर एक टर्न है, तो हाईवे को बाहर साइड से थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो बाइक थी, साइकिल थी, वो अपने आप को इस टर्न से मोड़ने के लिए थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं, बट कार ऐसा काम नहीं कर पाएगी। तो कार जब नहीं बेंड कर सकती अपने आप को, तो हम ये कहेंगे कि हम रोड को ही थोड़ा सा ऊपर उठा दें। ठीक, तो रोड को देखना तुम, हाईवे पर जहाँ पर टर्न होता है ना, बहुत सारा टर्न नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत टर्न है तो वहाँ पर भी सड़क को बाहर से ऊपर उठाया जाता है,
क्योंकि हाईवे पर जो गाड़ियाँ चलती हैं वो 10-20 की रफ्तार में नहीं चलती हैं, वो 100, 80, 90 ऐसे, मतलब जितना जिसकी क्षमता होती है उसके हिसाब से हो जाता है। तो हाईवे पर क्या होता है कि वहाँ पर कार अपने आप को बेंट नहीं कर सकती, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि सड़क को ही बाहर साइड से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं उस पर तो हम लोग चर्चा भी करेंगे ही नहीं, ठीक है, करेंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि कार हो चाहे बाइक हो चाहे साइकिल हो, अगर किसी टर्न से मुड़ना है तो उन्हें अपने आप को थोड़ा बेंड करना पड़ेगा। जिनमें बेंडिंग पॉसिबल है वो बेंडिंग कर लेंगे। तुम गांव की सड़क में ऐसा नहीं देखोगे, गांव की सड़क है भाई साहब, वो सड़क टर्न थी तो उसको जो है बाहर से उठा दिया गया। अब गांव में सोचो, क्या सबके पास कार होती है? कोई एक आध इंसान होता है जिसके पास कार होती है, ठीक है। वहाँ पे जनरली लगभग लगभग सभी के पास बाइक होती है, साइकिल होती है। साइकिल और बाइक को बेंट करवाया जा सकता है, बट हाईवे पर जो हाईवे बनता है उसी पर्पज से बनता है कि वहाँ पे 4 व्हीलर ही चले, बाइक वाला बहुत रेयर केस में दिखता है, ठीक है। तो सड़क को बाहर से उठाया क्यों, या साइकिल वाले ने अपने आप को बेंड क्यों किया? उन सब का एक ही जवाब है हमारे पास, टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई बॉडी सर्कल में चलना चाहती है तो उसको चलाने के लिए कम से कम एक न्यूनतम आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स देना पड़ेगा। अब उस सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ही बॉडी क्या करती है, अपने आप को बेंड करती है। जब तक उसको एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल जाता तब तक बॉडी कभी सर्कल में अपने आप को नहीं चला पाएगी। तुम ये बात भी गौर करना कि कहीं पर भी चौराहा होता है, टर्न होता है, तो वहां पर एक बोर्ड होता है जिसमें लिखा होता है अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसा लिखा होता है। हम लोग उसका मतलब नहीं समझते, हम लोग सोचते हैं कि अभी ऐसे लिख दिया होगा कि यहाँ पे तुम 40 से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि बगल में चाय की दुकान है, चाय की टपरी है, इसलिए वो उसको देख करके नहीं लिखा गया। 40 से कम जाएगी रफ्तार तो फाइनली जो है इंसान इस चाय वाले को देखेगा, चाय वाले कौन देखेगा? वो अधिकतम गति सीमा 40 इस बात पे रखी गई कि उस सड़क पर तुम अधिकतम 40 की रफ्तार से ही मोड़ सकते हो। 40 जैसे ऊपर गए तो जो आवश्यक अभिकेंद्र बल था, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स था, वो जो तुम डिमांड कर रहे थे वो डिमांड तुम्हारी उतनी फुलफिल नहीं हो पाई। तुम ये बात फील कर पाओ तो फील करो कि जो साइकिल थी वो साइकिल धीमी रफ्तार में होगी, हल्का सा बेंड करेगी, और तेज रफ्तार करेगी, थोड़ा और बेंड करेगी, ठीक है। साइकिल वाला बंदा वो अपने आप को और बेंड करेगा। तुम बाइक वाले से देखो, बाइक की जो रफ्तार होती है 100-125 वाली, वो बाइक वाला क्या करता है, अपने आप को बेंड करके भाई साहब बिल्कुल जमीन के लगभग लगभग पैरेलल कर लेता है, ठीक है। उसका जो घुटना होता है ना, वो घुटना जमीन को छू जाता है। जो आवश्यक अपकेंद्र बल है, अगर आवश्यक अभिकेंद्र बल सड़क ने दे दिया, या जो हमारे पास मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म के थ्रू आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल गया तो बात बन पाएगी। अगर आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाया तो गारंटीड तुम उस सड़क से अपने आप को मोड़ नहीं पाओगे। समझ में आ रही बात? तो कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में चलना है तो उसको एक आवश्यक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब ये समझना हमको कि अभिकेंद्र बल किससे मांगा जा रहा। जैसे मान लो सड़क थी, ठीक है, सड़क है। अब यहाँ साइकिल वाला जाएगा तो साइकिल वाला जैसे देखो इस सड़क है, साइकिल वाला थोड़ा सा अपने आप को बेंड किया, ठीक है, निकल गया। यहाँ से मान लो कार जा रही है तो ये कार अपने आप को बेंड नहीं कर पाएगी, तो फाइनली यहाँ पर सड़क को क्या किया, बाहर से ऊपर उठा दिया। जब बाहर से ऊपर उठाएंगे तो फाइनली तुमको क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा कि जो सड़क है बाहर से थीटा डिग्री पर, ये जो सड़क थी ऐसे सड़क है, इमेजिन करो, और इस सड़क को थीटा डिग्री पर ऐसे उठा दिया गया, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन को गौर से देखो जूम करके, तो क्रॉस सेक्शन सड़क का कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर एक कार है या कोई बॉडी मान लो, ये बॉडी ऐसे, ठीक है, ये ऐसे फिगर है, ठीक है, ये थीटा डिग्री पर, ऐसा फिगर।
तो चलो ये बताओ कि जो mg होगा, mg कहाँ लग रहा होगा? नीचे। अच्छा, इसमें दो केस होते हैं। तो पहला केस हम ये मान लेते हैं कि जो सड़क है उस सड़क का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कितना? 0। ठीक है, पहला केस नीट लेवल पे होता है। सड़क का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना मान लिया जाता है? 0। अब इस mg का, ठीक है, एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर, दूसरा सरफेस के पैरेलल, बट हम नॉर्मल से मिले तो जो नॉर्मल, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल बनेगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल। ठीक है। अच्छा, सेंटर जो सड़क का हो क्या अंदर की तरफ होगा? सेंटर सड़क का कहाँ पर होगा? अंदर की तरफ। ठीक है, इधर कहीं ऐसे। ठीक है, रेडियस पहले डिसाइड हो चुकी, जो सड़क है पहले से डिज़ाइन हो चुकी है, तो रेडियस पहले डिसाइड हो चुका है। थीटा है तो ये भी कितना बन जाएगा? थीटा। तुम बताओ इस इनका ये जो कंपोनेंट आया होगा क्या कहोगे तुम इसको? n cos थीटा। इस साइड क्या बन जाएगा बोलो? n sin थीटा। ठीक है, और n sin थीटा देखो क्या करेगा, जो ब्लॉक है इसको सूडो फोर्स क्या करेगा? बाहर फेंकेगा। ये कह सकते हैं कि n sin थीटा डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर इन अ सर्कल विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इसकी रफ्तार v है, इस टाइम पे रफ्तार v है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना बनेगा? n sin थीटा बराबर क्या लिखोगे बोलो? mv²/r। ठीक है, और n cos थीटा की जिम्मेदारी क्या है? n cos थीटा की जिम्मेदारी क्या बोलो? mg को बैलेंस करना। ठीक है, चलो आप इनको डिवाइड करो फर्स्ट बाय सेकेंड, क्या बन जाएगा? tan थीटा बराबर v²/rg। tan थीटा बराबर v²/rg। तो इस फार्मूले गौर से देखो, इसमें जो tan थीटा है, थीटा क्या है? सड़क को हम बाहर से कितना ऊपर उठा रहे हैं, या इसमें ये कह सकते हो जो tan थीटा है साइकिल वाला अपने को वर्टिकल से किस एंगल पर बेंड कर रहा, ये दोनों होते हैं एंगल। ठीक है, अभी tan थीटा किस बात पे डिपेंड किया? सड़क की त्रिज्या पे। सड़क की त्रिज्या पहले से फिक्स हो चुकी है, सड़क बनी तो सड़क की त्रिज्या पहले से क्या हो गई? कांस्टेंट। जी पहले से ही कांस्टेंट है, वी हमारे हाथ में, वी क्या है? हमारे हाथ में। तो जो अधिकतम गति सीमा होगी क्या होगी? डिसाइड हो गई होगी। वी मैक्स जो बनेगा आर जी टेन थीटा अंडर रूट, ये पहले से डिसाइड है। देखो यहाँ पर आर कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, थीटा भी क्या है? कोई सड़क बनी तो उसमें थीटा पहले से निश्चित हो गया। ठीक है, अब अगर ये कहें कि आर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, बट साइकिल वाली बात की जाए तो साइकिल क्या करेगा? अपने आप को बेंड करेगा। तो बेंडिंग वाला जो एंगल होगा सबके लिए अलग अलग हो जाता है। तो उसमें कोई साइकिल वाला धीमी रफ्तार जा रहा तो हल्का से बेंड किया, थोड़ा सा तेज रफ्तार से गया तो और बेंड किया। बाइक है तो जो थीटा है ना सबके लिए अलग अलग हो जाता है। ठीक है, बट जो कार या जो सड़क बाहर से पहले से उठाई जा चुकी है तो उसका थीटा पहले से फिक्स हो चुका है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में तो ये थीटा वेरी करेगा, लेकिन जब बैंकिंग ऑफ रूट की बात होगी तो वहां पर थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये पहला केस हो गया। अब ये बताओ, मान लो सड़क की चौड़ाई b, ये जो सड़क है इसकी चौड़ाई कितना है? b है, और हमने इसको जमीन से, जो सड़क के बाहर साइड वाली इसको हमने h ऊंचाई तक उठा दिया। ठीक है, चलो बताओ ये वाली साइड कितना होगी? ये वाली साइड कितना हो जाएगी? अंडर रूट। ठीक है, एम जी तुमने पहले से बना लिया होगा, एम जी हटा ले रहे हैं यहाँ से ना, एम जी हटा देते हैं। क्या बन जाएगा बोलो? अंडर रूट b² माइनस h²। और अगर तुमको टेन थीटा भी रिप्लेस करना है तो टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे? ये वाला फार्मूला देखो, b²/rg है, तो टेन थीटा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब h/अंडर रूट b² माइनस h², ये बनेगा। अब सड़क को जो बाहर से उठाई जाती है उसका बहुत ज़्यादा डायमेंशन नहीं होता, मतलब कि बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, तो इसमें कंडीशन बेसिक फार्मूला बन जाता है कि इफ़ h मच लेस देन b, जो बाहर सड़क उठाई गई उसका वैल्यू अब एज कंपेयर टू चौड़ाई ऑफ रोड बहुत कम है। तो अब तुम यहाँ पे देखो, इसको रिप्लेस कर लो, इसको हटा दो यहाँ से, क्या बनेगा? v²/rg बराबर h/b। तो v का फार्मूला क्या बन जाएगा? v² बराबर मिलेगा तुमको h/rg और बाई में b अंडर रूट। ठीक है, ये मैक्स समझ आएगा। ऐसा तुमको ट्रेन में भी दिखता है, ट्रेन की जो पटरियाँ होती है ना,
अब पटरी तो स्टंट, जो ट्रेन स्टंट तो करेगी नहीं कि मतलब वो अपने आप को इतना बेंड की उतना बेंड की, वो सीधी जाती रहती है। बट उस कई बार होता है कि जो ट्रैक है वो सीधा जा रहा है, बट हल्का सा उसको एक शार्प कर मिल गया, तो उस टर्न से ट्रेन अपने आप को मोड़ तभी पाएगी जब ट्रेन अपने आप को हल्का सा बेंड करे। तो ट्रेन तो बेंड नहीं कर पाएगी, तो फाइनली क्या करते हैं, पटरी को ही आउटसाइड से हल्का सा उठा देते हैं। ठीक है, अब तुम ये नहीं देख, जैसे सड़क में तुम ये बात क्लियरली देख पाते हो कि जो सड़क है वो बाहर से तनी हुई दिख रही है, लेकिन पटरी में तुम ऐसा नहीं देखते हैं कि एक ट्रैक भाई साहब पटरी का ये यहाँ पे है और एक को यहाँ पे तान दिया गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो जो ट्रैक को हल्का से उठाया जाता है, जो एच होता है ना बहुत कम होता है, तो उसके लिए फार्मूला ये बन जाता है एक तरह से, ये रेलवे ट्रैक पर वैलिड होता है। ठीक है, तो इसको छाप लो। चलिए अब इसी में हम ये केस मान लें कि सड़क जो है आज की डेट में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 वाली नहीं है, बढ़िया केस बनता है। इस बार हमने क्या माना कि जो सड़क है उस सड़क में फ्रिक्शन भी बैठा है। ठीक है, और सड़क जो है बाहर से थीटा डिग्री पर तनी हुई है ऐसे। ठीक है, थीटा डिग्री पर ये तनी हुई है ऐसे। ठीक है, थीटा डिग्री पर इसको हमने तान दिया है, और यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है जिसका मास वास कुछ दिया है। ठीक है, कोई मतलब नहीं उससे हमारा भी, और ये मान लो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सड़क का म्यू है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये फिर से पूछा तुमसे कि इस गाड़ी का जो v है, इस v का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होना चाहिए ताकि गाड़ी अपने आप को सेफली यहाँ से मोड़ सके। ठीक है, इस सड़क की त्रिज्या जो दी है वो पहले से मान लेते हैं r है। ठीक है, सड़क की त्रिज्या हमको r दी गई है। तो अब इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, नीट में हमेशा पूछेगा tan थीटा इक्वल टू v²/rg पर। ठीक है, और इसमें भी स्पेशल केस बन जाता है रेलवे ट्रैक का। रेलवे ट्रैक में जो ट्रैक होता है ना आउटसाइड से हल्का सा ताना जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं तानते उसको, तो ये कंडीशन वहाँ पे लग जाती है। फाइनली जो वी मैक्स होता है ट्रेन का √h/rg/b हो जाता है। ठीक है, h बहुत कम है तो यहाँ पर ये जो है समझ में आ रही बात, tan थीटा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाता है रेलवे ट्रैक के लिए। बट ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि यहाँ पर फिक्सन आ गया, और फिक्सन आया तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि इस कार का न्यूनतम वेग क्या रखा जाए और इस कार का अधिकतम वेग क्या रखा जाए। तो तुम जो साइड फिगर बनाए थे ना एक तो, कि इसको आपने जूम करके देखा तो फिगर ऐसे कुछ बना था। आज हम फिगर थोड़ा बड़ा बनाएंगे, और भाई साहब बहुत बड़ा बनाएंगे फिगर, नहीं इतना ही बड़ा बनाते हैं हम लोग। और यहाँ पर एक ब्लॉक मान लो ऐसे। ठीक है, ब्लॉक एम मास का है। ठीक है, सड़क ऐसे। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे इस चीज़ को, सड़क ऐसे आ रही। तो भाई साहब तुम ये बताओ कि इसमें जो थीटा है, ये बताओ कि इसका जो वेट है वो नीचे mg बन रहा होगा। नॉर्मल हम पहले से जानते हैं कि नॉर्मल जो था वो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे था। ठीक है, तुम ये बताओ कि ये सड़क का बाहरी सिरा है, ये सड़क का भीतरी सिरा है। जब गाड़ी इस सड़क से आएगी तो गाड़ी को फेंकने का काम कौन करेगा, ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तुम एक बात ये बात फील करो कि अगर गाड़ी को हम इस कंडीशन में यहाँ पे ला के रोक दें तो गाड़ी शायद नीचे जा रही होगी, ये जो इंक्लाइन सरफेस है ये वाला। ठीक है, सड़क इतनी तानी गई कि यहाँ पर अगर फ्रिक्शन ना रखा जाए तो जो गाड़ी है ना इस सरफेस पर नीचे से स्लाइड कर रही होगी, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। तो फ्रिक्शन इतना कैपेबल नहीं है कि जो नीचे mg sin थीटा फोर्स ले जा रहा है इस बॉडी को, उसको रोक सके। तो कार को थोड़ा सा अपने आप को मूव करवाना पड़ेगा। जब मूव करवाएगी तो बाहर की तरफ एक फोर्स लग गया होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प करेगा और mg sin थीटा को बैलेंस कर ले जाएगा। पर तुम सोचो अगर कार की रफ्तार बढ़ाते चले जाएं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा वो बढ़ता चला जाएगा।
तो एक ऐसा वेलोसिटी मिलेगा इस बॉडी का जहां पर बॉडी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना लगा कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी को इस सरफेस के पैरेलल बाहर फेंकना चाह रहा, और जब बॉडी बाहर फेंकाना चाहेगी तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा, अंदर की तरफ। तो हम एक काम करते हैं, इस बार हम मैक्सिमम वाली बात कर लेते हैं, किस बॉडी पर अधिकतम वेग वाली बात करनी है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स देखो ऐसे लग रहा होगा, एक बढ़िया फिगर आप सुंदर से ऐसे बनाइएगा, फ्रिक्शन फोर्स अंदर लग रहा, ठीक है। चलो अब देखो, ये तुम पहले जानते हो, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा, ठीक है। और बोलो भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये बन गए, ठीक है। ये थीटा, ये बोलो थीटा, इस एन का टुकड़ा क्या बना, बोलो एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, ठीक है। इस इनका ये जो फोर्स था अंदर की तरफ कौन सा था, बोलो एन साइन थीटा। अब फ्रिक्शन से मिलते हैं, फ्रिक्शन का भी कुछ कंपोनेंट बना होगा, ये फ्रिक्शन ऐसे नीचे लग रहा, हम वी मैक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वी मैक्स, वी मैक्स का मतलब कि जब बॉडी बाहर फेंकाना चाहेगी, ठीक है, जब बॉडी बाहर फेंकाना चाहेगी तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा, अंदर की तरफ, सड़क ऐसे, ठीक है। चलो ये बताओ, ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा बना होगा, इस एफ का ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा, कंपोनेंट आप जानते हो 90 पर होता है, एक वेक्टर का कंपोनेंट हमेशा 90 पर होता है। अगर एफ का ये टुकड़ा एफ साइन थीटा, तो ये वाला टुकड़ा बोलो क्या बन जाएगा, एफ कॉस थीटा, खेल खत्म। अब तुम देखो, ये जो इन साइन थीटा एफ कॉस थीटा कहाँ लग रहे हैं, टुवर्ड सेंटर इन अ सर्कल, क्या यही जो है बॉडी को पकड़ के लाना चाहेंगे, और बाहर फेंकने वाला फोर्स कितना होगा, सेंट्रीफ्यूगल एम वी स्क्वायर बाई आर, खेल खत्म। चलो डाटा यहाँ पे रख लो, एन साइन थीटा, चलिए यहाँ से नहीं स्टार्ट करते हम लोग, डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा को, एन कॉस थीटा, ठीक है, बराबर किसके होगा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी के, ठीक है। एफ का वैल्यू क्या रखोगे भाई, म्यू इनटू एन। अब इनका वैल्यू क्या, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बस हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा अधिकतम कितना होगा, म्यू इनटू एन के बराबर। तो देखो एन कॉस थीटा, फ्रिक्शन तुम यहाँ पे रखते म्यू इनटू एन, तो म्यू इनटू एन इस साइड आता क्या बन जाता, म्यू इनटू एन साइन थीटा बराबर एम जी, पहली कहानी, ठीक है। चलो दूसरी कहानी कहाँ से जनरेट करोगे, एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा कहाँ लग रहे हैं, सर्कल में सेंटर की तरफ, ठीक है। ये दोनों पकड़ के लाना चाहेंगे, और फेंकने वाला बाहर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल कितना होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो दूसरी कहानी आप लिखोगे एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ठीक है, बराबर क्या लिखोगे, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये दोनों कहाँ लग रहे हैं, सर्कल में सेंटर की तरफ, तो ये दोनों क्या देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, या ये कह सकते हैं कि जो इनके द्वारा सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को खत्म करना चाहेगा, ठीक है, ठीक है। एन साइन थीटा प्लस एफ का वैल्यू देखो म्यू एन कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर। चलो एक स्टेप और लिख, अच्छा लिखना नहीं, चलो यहीं पे ख़त्म कर लो। एक बच्चा बोल रहा कि सर इससे ऊपर ना लिखो, चलो ठीक है। अब देखो भाई साहब, चलो हम इनको डिवाइड कर लें, डिवाइड कर लो, सेकेंड बाई फर्स्ट कर लो, सेकेंड बाई फर्स्ट कर लो। सेकेंड बाई फर्स्ट में देखो मास ऊपर नीचे ख़त्म, इसमें देखो n कॉमन, इसमें भी n कॉमन, ऊपर नीचे ख़त्म। तो सेकेंड को आपने पहले लिखा ऊपर, तो ए ये जो है देखो क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और बाई में चीज़ क्या बनेगी, बोलो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक आ गई समझ में। सेकेंड बाई फर्स्ट किया तो एम वी स्क्वायर बाई आर, बाई में एम जी, मतलब कि बनेगा वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है। चलो वी स्क्वायर की वैल्यू बोलो क्या बनेगा, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और बाई में क्या बना बोलो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। जो आपने v कैलकुलेट किया, ये v क्या है, मैक्सिमम। देखो ये स्क्वायर है तो इसको हटा करके हम इसका रूट चढ़ा सकते हैं,
इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, चलो अब इसमें तुम्हें क्या करना है, ये हमने क्या ढूंढा, वी मैक्स। ठीक है, वी मैक्स। चलो अब तुम्हें यहाँ पर इस आंसर की शक्ल इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा लिखना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। तो बेसिक सी बात तुमने पूछ ली भाई, कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बन जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1, मतलब कि म्यू बचेगा। म्यू नहीं म्यू कह रहे हैं भाई, कुछ लोग बच्चे कह रहे हैं सर म्यू कह रहे हो आप, हमने कहा नहीं म्यू कह रहे हैं। कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बोलो 1। ठीक है, म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बना, म्यू टेन थीटा, म्यू टेन थीटा। अब तुम्हें अगर न्यूनतम वेलोसिटी पूछना था तो न्यूनतम वेलोसिटी के लिए क्या करना बोलो, बेसिक सी बात पूछ ली फिर से, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। वे मिनिमम क्या बना, अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू, और बाय में क्या बन जाएगा 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, ये मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा चलो एक बार फिर से हम कहानी को रिपीट करें वंस अगेन। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो, चाहे मैक्सिमम वाला केस देखो चाहे मिनिमम वाला देखो, क्या आंसर सेम आएगा, म्यू जीरो, तो जीरो प्लस टेन थीटा मतलब टेन थीटा, ये क्या बन जाएगा जीरो। तो जो यहाँ पर वी मैक्स होगा, ये वी मिनिमम होगा, ये दोनों मिल करके बराबर होंगे भाई साहब, और ये बन जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो जब फ्रिक्शन आया तो वहाँ पर दो केस बने, मैक्सिमम और मिनिमम के, पर जब फ्रिक्शन नहीं था तो केवल एक ही केस हुआ था वहाँ पर हमने ये नहीं बोला कि ये मिनिमम है दूसरा मैक्सिमम और कहीं छुपा है। ठीक है, ये मैक्सिमम निकाला था तो इसका ठीक आंसर मिनिमम में देखो यहाँ पर प्लस किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में। सुन में आ रही बात। तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। अगर बैंकिंग ऑफ रोड की बात की जाए तो बैंकिंग ऑफ रोड या बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में दो केस आते हैं। एक पहला केस होता है जहाँ पर फ्रिक्शन जीरो होता है नीट लेवल पे, और ये क्वेश्चन बनता है तुम्हारा आईटी लेवल पे। हालांकि ये क्वेश्चन आप एक बार नीट वाले बच्चे देखना सॉल्व में, ये क्वेश्चन अभी हाल ही फिलहाल आया है, फार्मूला पूछा था। ठीक है, तो उस साल जो बच्चे थे नीट वाले, पहली बात तो टीचर नीट के जो पर्टिकुलर टीचर डिसाइड होते हैं उनका मतलब होता है फ्लोटिंग पुली, न्यूटन्स लॉ में कहते हैं फ्लोटिंग पुली नहीं आता है। फ्रिक्शन की बात होगी तो फ्रिक्शन में कहेंगे कि ये चीज़ें नहीं आती, इनको किनारे कर दो। ठीक है, सर्कुलर मोशन में कहेंगे कि सरफेस जो होगा हमेशा बैंकिंग ऑफ रोड या बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पे हमेशा स्मूथ आता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया तो जो बच्चा, ऐसा नहीं कि हम अकेले इकलौते टीचर हैं दुनिया के जो ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, और बहुत सारे टीचर नहीं भी पढ़ाते। ठीक है, वो तब पढ़ाते जो पेपर में पहले आएगा, तब उसके बाद वो सोचते कि अच्छा ये लेवल इन्होंने कर दिया, चलो इसको भी हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले से तुम थोड़ा थोड़ा लेवल बच्चों का हल्का फुल्का उठाते जाओ, और बच्चे भी चुटकुला कर करके खुश ना हो, क्योंकि चुटकुला तुम करोगे तुम यहाँ पर खुश हो सकते हो, लेकिन जब नीट में पेपर में तुम बैठोगे तो वहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ ऐसे भी टास्क मिलेंगे, ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे जिनको करना सभी के बस का नहीं होता है। और यही एक दो न्यूमेरिकल अगर तुमने कर लिए, तुम्हारा जो रैंक है हो सकता है कि 10 लाख, अगर इस क्वेश्चन को तुमने कर लिया तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे हो सकता है तुम्हारा रैंक 10 लाख बच्चों के ऊपर पहुँच जाए, और इसको नहीं कर पाए तो एक क्वेश्चन से ही तुम्हारा रैंक 10 लाख बच्चों के नीचे भी जा सकता है। एवरेज क्वेश्चन कभी कट ऑफ या तुम्हारा रैंक डिसाइड नहीं करते। बढ़िया क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के, उनसे ही मतलब बच्चों का जो रैंक होता है ना वो डिसाइड होता है। 4-5 क्वेश्चन जो जेई लेवल के नीट में डाल दिए जाते हैं और आईटी मेंस में जे एडवांस के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, उनका सिर्फ ये पर्पज़ होता है कि ये क्वेश्चन सारे बच्चों के लिए नहीं होते, अलग पेपर सबके लिए है। तो 4-5 क्वेश्चन से ही बच्चे का रैंक डिसाइड हो जाता है कि उसका रैंक मतलब टॉप 100 में, टॉप 50 में, टॉप 10 में। ये तो लगभग 35 क्वेश्चन की बात करें एवरेज क्वेश्चन होते हैं। उन एवरेज क्वेश्चन को करके तुम अपने आप को ये नहीं कह सकते कि बहुत हाई फाई नॉलेज है तुम्हारा। तो ये क्वेश्चन तुम नीट वाले बच्चे देखना कि ये जो है ना फार्मूला तुमसे पूछ लिया था, और पहली बार आया तो पहली बार आने के बाद जो है ना बाकी नीट वाले टीचर भी इसको पढ़ाना शुरू कर दिए। ठीक है,
तो ये बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है इस पे कि अधिकतम का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा ये बन जाता है, इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा ये बन जाता है। एक बार इसको देख लो और हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास नीट और जे के लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है, खास करके नीट वाले बच्चे जो पर्टिकुलर टॉपिक डिसाइड होते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर क्वेश्चन जो बनता है वो नीट लेवल पर बढ़िया बनता है। ठीक है, नीट लेवल पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर क्वेश्चन बढ़िया बनता है। तो वो जो लेक्चर आने वाला उसमें हम लोग उस टॉपिक को कवर करेंगे, और पुराने लेक्चर आप पहले देख करके ही आगे बढ़ना। ऐसा नहीं कि बीच बीच में जंप कर करके तुम देख रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेन रखो और एक तरफ से तुम देखो गारंटीड तुम्हारा जो लेवल है इससे पहले जो आपने पढ़ा था उससे कई गुना बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एक बार इसको तुम देख लो, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिकतम से अधिकतम जो है शेयर करो। थैंक यू।